हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। आई कैन इमेजिन। क्यों? क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हमारा जो प्रिपरेशन का डायरेक्शन है वो बहुत सही वे में जा रहा है, फ्लो बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है। आई कैन गारंटी दिस, है ना बच्चों? आई थिंक यस। ठीक है, तो इसी खुशी के साथ हम आ गए हैं हमारा ये जो श्योर शॉर्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसके लास्ट यूनिट पे। और लास्ट यूनिट है, उसमें अच्छी बात ये है कि बहुत सारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इतने नहीं है जितने हमारे को यूनिट 1 और यूनिट 2 में मिल गए थे, राइट? तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कम है, लेकिन कैसे हैं देखना तो पड़ेगा। इकोलॉजी बहुत ही ट्रिकी यूनिट है, यहाँ पे एनसीईआरटी से बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, लाइन उठ के आ जाती है एग्जैक्ट, और हमें ऐसे लगता है ये कहाँ से आ गया। तो थोड़ा सा आसानी में नहीं लेना है, ओके? तो इस यूनिट से देख लेते हैं। इकोलॉजी इज योर यूनिट, जिसमें 3 चैप्टर्स है बच्चों। पहला है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, द अदर वन इज इकोसिस्टम एंड द थर्ड वन इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इन तीनों ही चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैं लेके आ गई हूँ। देख लेते हैं कि कौन कौन से डायग्राम पे आपको फोकस करना है और क्या क्वेश्चन बैठेंगे। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। इस वाले में हम ले लेते हैं एज पिरामिड वाला ये डायग्राम। ये पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से एक बार ये क्वेश्चन आया था। इन्होंने क्या किया था, ये एक पिरामिड यहाँ से दे दिया था और पूछ लिया था कि व्हाट डू यू इन्फर आउट ऑफ इट। ठीक है, मतलब कि आपको क्या यहाँ पर समझ आ रहा है। एक ये जो एज पिरामिड है, इसको देख के आप समझ क्या रहे हो, पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होने वाला है इन फ्यूचर। या तो ये पूछ लेंगे, या फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एज पिरामिड। मतलब किस तरह, आपको सिर्फ ये पिरामिड का डायग्राम ये काट देंगे, ये नहीं देंगे, आपको सिर्फ ये पिरामिड दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा व्हाट टाइप ऑफ एज पिरामिड इज गिवन। ठीक है, और ये एज पिरामिड से इन फ्यूचर आगे, मतलब ये क्वेश्चन फिर नेक्स्ट फॉलो अप ले सकता है। समझ गए? तो ऐसा रहेगा कि आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद में आगे सिचुएशन कैसे होने वाली है इस पर्टिकुलर एज पिरामिड के अकॉर्डिंग। जैसे एक्सपांडिंग है तो आगे बढ़ेगा, स्टेबल है तो आगे इसी स्पीड से आगे रहेगा, स्टेबल रहेगा, ना बहुत बढ़ेगा ना कम होगा। एंड डिक्लाइनिंग है तो लेटर ऑन इन फ्यूचर पॉपुलेशन जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बैठेंगे। फाइन, तो ऐसे करके यहाँ आप पढ़ के जाना। ठीक है, या फिर आपको हो सकता है प्री पोस्ट, ये जो 3 जो है ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, इसके नंबर दे दे और फिर आपको कहे कि इस तरीके से एज पिरामिड आप क्रिएट करके बताओ, ये भी हो सकता है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो ये आप यहाँ से करके जाना। ठीक है, ये तो बच्चों चैप्टर की जान है। मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से तो मान के चलो कि आएगा, बहुत बार आया है, हर बार आया है, और 3 नंबर 5 नंबर में फ्लरिश था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन बैठेगा, आइडेंटिफाई द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को पहचानने बोलेंगे, दोनों दे दें ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या करेंगे, ये वाला जो इनके फॉर्मूलेज है ना ग्राफ के, इसको डिलीट कर देंगे और सिर्फ ये कर्व्स दे देंगे। तो आइडेंटिफाई द कर्व, मतलब किस तरह का कर्व है ये, तो आइडेंटिफाई द ग्राफ रहेगा। दूसरा ये बैठ जाएगा, राइट द फॉर्मूला, जो इसका फॉर्मूला है ना, ये डिपिक्शन या जिस तरीके से इन्होंने जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब ग्रोथ कर्व कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है या फॉर्मूला लिखने आएगा, या फिर ग्रोथ कर्व क्यों ऐसा, वाई द ग्रोथ कर्व इज गोइंग जे शेपेड या एस शेपेड। ठीक है, तो ग्रोथ कर्व्स का उसके फॉर्मूलाज, खाली ये कर्व्स दे देंगे, आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला लिखने को बोल देंगे। ओके, और फिर सिचुएशंस भी आपको पूछ सकते हैं कि किस सिचुएशंस में, जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म पे चेक नहीं रहेगा, प्रिडेशन नहीं होगा बिल्कुल भी, तो वो ऑर्गेनिज्म भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अटेन कर सकता है। इवन लाइक लार्ज एनिमल लाइक एलिफेंट कैन हैव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसा एक लाइन लिखा हुआ है बच्चों। तो सिचुएशंस दे देंगे
और आपको पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में कौन सा ग्राफ इन दोनों में से एप्लीकेबल होगा, समझे। तो सिचुएशंस भी आपको दे दिया जा सकता है, इसके लिए एनसीईआरटी की लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो इसमें बहुत क्वेश्चंस बैठते हैं। या फिर एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो फिर पूरा ही बनाते हुए फॉर्मूला लिखते हुए डिटेल एक्सप्लेन करो। 5 नंबर में ये आया हुआ है, पहले 3 मार्क्स में आइडेंटिफाई करो। ऐसे करके पॉइंट वाइज क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ग्रोथ कर्व कौन सा हुआ, इसको कैसे डिपिक्ट करते हैं, द फॉर्मूला आई मीन डिपिक्शन, और सिचुएशन दे देंगे कि इस सिचुएशन में क्या ग्रोथ कर्व एप्लीकेबल है, या ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए सबसे ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ कौन सा है, विच वन इज मोर रियलिस्टिक, है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व कौन सा है ये पूछ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बैठेगा, ध्यान रखना है आपको। तो क्या करेंगे, या तो ग्रोथ कर्व खुद बनाओ और एक्सप्लेन करो, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। आजकल ऐसा आता नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो चुका है। अब क्या करते हैं वो करेंगे, ये पूरे में आपको हो सकता है सिर्फ ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है ये दे दे और बाकी इसी तरह से आपको क्वेश्चन फॉलो अप कर दे, या फिर दे माइट गिव यू द एस शेपेड कर्व जो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो वो देके आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस फॉलो अप में रह जाएंगे। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इसका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है कैरिंग कैपेसिटी का, यू नो, तो ऑल दीज क्वेश्चंस विल फॉलो अप। तो ये तो मतलब चैप्टर की जान है, इसमें बिल्कुल घुस के पढ़ लेना, बिल्कुल मत छोड़ना बच्चों, समझा रही हूं मैं। ओके, सो पॉपुलेशन डेंसिटी व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, 2 तरह के ग्रोथ कर्व्स अवेलेबल होते हैं, एक तो जे शेपेड और एक एस शेपेड। जे शेपेड इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड एस शेपेड इज द सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। फाइन, तो ये दोनों ही सिचुएशंस जो हैं वो अवेलेबल है आपको, बस दोनों मतलब कौन सा ग्रोथ कर्व किस सिचुएशन में ऑपरेट करेगा ये अच्छे से पढ़ लेना। जब चेक वेक बिल्कुल नहीं है, रिसोर्सेस पूरा अवेलेबल है, तो एक्सपोनेंशियल है। और ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली देखें, रियलिस्टिकली देखें तो हमेशा रिसोर्सेस इतने अवेलेबल नहीं होते हैं, तो रियलिस्टिक जो है वो एस शेपेड ग्रोथ कर्व यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट जो है, वॉलहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो एस इसमें बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये 2 क्वेश्चन ही थे आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में डायग्राम बेस्ड ना। वो हालांकि वो टेक्निकली डायग्राम भी नहीं था, बट देन रिप्रेजेंटेशन था, तो आई टुक इट बिकॉज इंपॉर्टेंट था वो, तो मतलब जान ही थी चैप्टर की। इकोसिस्टम की जो जान है वो है ये, दिस इज योर पिरामिड, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास, जो पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो जो ये इकोसिस्टम के पिरामिड्स हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जिसको बोलते हैं, ये है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इकोलॉजिकल पिरामिड आपको बनाया तो कम ही देंगे, मोस्टली आपको क्रिएट करना रहेगा। मेक मतलब आपको सिचुएशन दे देंगे कि एक ट्री है, ट्री पे इतने इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको फीड करने वाले इतने कंज्यूमर्स हैं, या बर्ड्स हो गए, ठीक है, ऐसे करके। और फिर कहेंगे पिरामिड ऑफ नंबर बना लो, पिरामिड ऑफ बायोमास बना लो, ऐसे करके मोस्टली सिचुएशन दे के आपको पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने को आएगा। कंस्ट्रक्ट पिरामिड, यही पिरामिड देख के आइडेंटिफाई करने आएगा, ऐसा कम ही रहेगा। आपको कंस्ट्रक्शन के लिए जरूर बोला जा सकता है कि यू नो पिरामिड कंस्ट्रक्ट करो। तो आपको समझना होगा कि पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ जो बायोमास है, ये दोनों अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा ही अपराइट रहेगा। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी अपराइट, ऑलवेज याद रखना। तो आपको कैसा भी करके सिचुएशन घुमा के दे दे कि इस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे इतने एनर्जी था, इतना था, इतना था, व्हाटएवर दे गिव यू, आपको बस पता होना चाहिए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, ऑलवेज अपराइट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नंबर, अब जैसे यहाँ देखो पिरामिड ऑफ नंबर में ये देखो दिस इज 58,42,000, तो ये नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो ये सबसे नीचे प्रोड्यूसर का बड़ा सा ये पिरामिड बना, ब्लॉक बन गया। यहाँ पर देखो यूनिट 7,08,000 है, तो छोटा हो गया। उसी तरीके से 3,54,000 ये और छोटा हो गया, सिर्फ 3 है तो ये कितना छोटा हो गया।
अब यही नंबर रिवर्स कर दो, मान लो कि सिर्फ यहाँ पे प्रोड्यूसर यहाँ पर 1000 है, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो 2000 है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो 3000 है, तो इन्वर्टेड बन जाएगा ना। सिमिलरली गोज फॉर दी पिरामिड ऑफ बायोमास, कि अगर जो प्रोड्यूसर्स है उसके जो ड्राई वेट है केजी पर मीटर स्क्वायर, तो ये 809 है तो बड़ा ब्लॉक बना, लेकिन यही अगर छोटा होता तो छोटा बनाना पड़ता। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे कौन सा कितना अवेलेबल है बायोमास, और उसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, कितना बायोमास अवेलेबल है। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग द पिरामिड। तो बस इतना ध्यान रखना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेन वही है डायग्राम। बाकी फूड चेन वगैरह तो आ भी जाए तो वो हैंडलेबल है, मतलब इतना सोचने की बात नहीं है, ये वाले में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ सकता है, तो केयरफुल रहना। दिस वॉज ओनली इन इकोसिस्टम। अब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में भी बहुत सारा नहीं है, एक तो ये आपको दे देंगे, ये क्या करेंगे, दे विल जस्ट रिमूव ऑल दीज थिंग्स, इन सबको हटा देंगे, ठीक है, और आपको कहेंगे आइडेंटिफाई करो कि कौन क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कहे पूछा जा सकता है कि ये जो खाली स्पेसेस है इनको ABCD करके लेबल कर देंगे और आपको पूछेंगे कि ये कौन क्या है, उनको पहचानो। तो 4 हैं तो 4 के 2 नंबर वैसे ही हो जाएंगे। सिमिलरली दे रिमूव ऑल दीज थिंग्स, और इनको हो सकता है इनमें से कुछ को भी ये सब डिलीट कर देंगे और आपको पूछा जाएगा आइडेंटिफाई। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो। तो ये पढ़ के जाना कि किसका क्या लेबलिंग है। जैसे यहाँ मॉसेस और फर्न्स एंड एलाइज ये बहुत कम है, एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा हैं, फंजाई सबसे ज़्यादा हैं, एल्गी और लाइकेंस कम है। तो इस तरीके से प्लीज़ लर्न करके जाना कि किसकी पाई चार्ट में किसका कितना पार्ट है। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन में मोस्टली आएंगे। इसको बनाने को भी आ सकता है कि रिप्रेजेंट, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज। मैंने हमेशा कहा नीचे का ध्यान से पढ़ना, तो हो सकता है यही दे दे, रिप्रेजेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, तब आपको बनाना पड़ जाएगा, तो आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा उस टाइम पे। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टैक्स ऑफ प्लांट, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। तो आपको ये रिप्रेजेंट करने को, वैसे डायरेक्टली बनाने को भी आ सकता है, लेकिन वैसा हुआ बहुत कम है। मेनली अभी जो मैंने पहले बताया कि हटा देंगे और आपको पहचानने बोलेंगे, ये ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हालांकि बस इतना बता रहा है कि जितना एरिया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था कि वो ये कहते थे कि जितना एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतनी स्पीसीज रिचनेस जो है वो बढ़ेगी। ऑफ कोर्स छोटे से एरिया में ढूंढोगे तो कम स्पीसीज, ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा स्पीसीज ही मिलेंगे, लेकिन अप टू अ लिमिट। और उसी को इन्होंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि जब नॉर्मली स्पीसीज को जो है हम प्लेस करते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये मिलेगा CA/Z, और इसको लॉग स्केल में करते हैं तो log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। तो ये हो गया आपका स्पीसीज रिचनेस। जब एरिया ज़्यादा एक्सप्लोर करो तो बढ़ेगा विथ मतलब वो बढ़ेगा, लेकिन अप टू अ लिमिट, ये उन्होंने बोला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हो सकता है ये क्या करेंगे कि ये सब इरेज कर देंगे, आपको पहचानना पड़ेगा। ग्राफ दे दिया, बोला पहचानो कौन से ग्राफ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे फॉर्मूला में, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब आपको यही सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बैठेगा ही बैठेगा। स्पीसीज रिचनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस रखते हैं। फाइन, तो ये थे आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट इकोलॉजी। प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, सारे डायग्राम में इंपॉर्टेंट मैंने करा दिए हैं। अब आपको मैं और भी बाकी की डिटेल समझाते रहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो जो भी है अच्छे से करेंगे, हमें अपना बस बायो का पेपर बढ़िया देना है, राइट? सो ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय, यू ऑल कीप स्टडिंग, थैंक यू।